नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सीएचएसएल की तैयारी में जितने भी हमारे दोस्त लगे हुए हैं उनके लिए आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। नाम है आर्टिकल्स। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो आप पाओगे कि कुछ ही ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। मैं बताता हूं आपको कि अगर आप आर्टिकल्स में बताने से पहले ये हिंट देना चाहता हूं आपको कि अगर आप आर्टिकल्स को तैयार कर लेते हो, है ना, इसके बाद अगर आप एडजेक्टिव्स को तैयार कर लेते हो, इसके बाद अगर आप प्रीपोजिशन को तैयार कर लेते हो, और इसके साथ साथ जो सिंटेक्स का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पोर्शन है उसको ध्यान में रखते हो, तो ये चारों ही बहुत बड़ा पोर्शन कवर कर ले रहा है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको इन मोस्ट ऑफ द सेक्शंस जितने भी तरह से सवाल दिए जा रहे हो, जैसे मान लीजिए कॉमन एरर का सवाल है, या वर्ड रिप्लेस करने का सवाल है, इम्प्रूव करने का सवाल है, फिलर का सवाल है, जिस भी तरह का आपको सवाल देगा आप देखिएगा उनमें मैक्सिमम आर्टिकल्स हैं, एडजेक्टिव है और प्रीपोजिशन है, और नहीं तो कॉमन सवाल जो सिंटेक्स का होता है। तो इन चारों को अगर आप सही तरीके से कर ले रहे हो तो आप समझो कि एक बड़ा हिस्सा आपने सीएचएसएल में इंग्लिश सेक्शन में मार लिया है। हालांकि पढ़ना सबको होता है, ऐसा तो है नहीं, किसी एक चीज की तो कंफर्मेशन है नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उनको अगर आप गौर से देखोगे तो उसमें मैक्सिमम परसेंटेज जो आता है वो इन चारों से आता है। तो आज इन्हीं में से एक इम्पोर्टेंट सेक्शन जो आपका है आर्टिकल्स, वो मैं शुरू करने वाला हूं। अब देखो, मैं आपसे पूछता हूं, सबसे पहले सवाल ये है कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। आप थोड़ा बेसिक्स को अगर जान लोगे तो आपके लिए सवाल बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। होता क्या है, जब आप आर्टिकल्स के सवाल बनाओगे तो आपको हमेशा लगते रहता है कि हर वर्ड के आगे द लग सकता है, कुछ भी लिखा हुआ रहेगा तो उसके आगे आपको हमेशा, अगर क्वेश्चन है दिमाग में आ गया कि यहाँ आर्टिकल्स होना चाहिए, तो आपको हमेशा हमेशा लगते रहेगा आपको कि यहाँ द लग जाएगा, लेकिन ऐसी बात तो है नहीं। तो पहचान क्या है? नदियों के नाम, इमारतों के नाम, स्मारकों के नाम, न्यूज़पेपर्स के नाम, रेल के नाम, जहाज का नाम, हवाई जहाज एरोप्लेन जिसको कहते हैं, या पानी वाला जहाज शिप कहते हैं, सबके नाम के आगे लगता है। तो क्या हमें सारे नाम याद करने पड़ेंगे? क्या अगर सारा नाम याद नहीं रहेगा तो नहीं बना पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। अगर हम ठीक से देखें, बेसिक्स के थ्रू जाएं कि आर्टिकल्स होते एक्चुअली क्या हैं, आपसे मैं पूछूं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं तो आप बताओगे कि ये ए, एन और द होते हैं, है ना। तो ये तो उस सवाल का जवाब हुआ जिसमें आपको कहा जाएगा कि आर्टिकल्स कितने होते हैं और वे कौन कौन से हैं। तब आपको बताना चाहिए कि आर्टिकल्स 3 होते हैं और ये हैं ए, एन और द। लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आर्टिकल्स कितने हैं और कौन कौन से हैं, मैं पूछ रहा हूं कि आर्टिकल्स होते क्या है। ठीक है, तो एक टर्म होता है डिटरमाइनर्स, एक टर्म होता है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स हालांकि अभी पढ़ाया नहीं जाता है आप लोगों को, या शायद सिलेबस का हवाला दिया जाता है कि सिलेबस में नहीं है, चाहे जो भी कारण रहा हो, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर शुरू होता है डिटरमाइनर्स से। तो डिटरमाइनर्स होते क्या हैं ये पता है आपको? अगर मैं कहूं कि आप बताओ डिटरमाइनर्स क्या हैं, तो आप अगर नहीं पढ़े हो तो इसके कैरेक्टर से आप पकड़ो। मैं एग्जांपल दूंगा। डिटरमाइनर बना है किससे? डिटरमाइन से, DETER
MINE। डिटरमाइन करना माने क्या होता है? तय करना। डिटरमाइन माने क्या होता है? तय करना। तय करना या क्या होता है इसका मतलब? निश्चित करना। निश्चित करना। ठीक है। तो निश्चित क्या किया जाता है? निश्चित क्या करेंगे हम? क्या अनिश्चित है जिसको हम निश्चित करेंगे? आखिर किस चीज को हम डिटरमाइन करने जा रहे हैं? हम किस चीज के बारे में बात करेंगे कि डिटरमाइनर्स क्या हैं? तो अगर आप देखोगे कि तय करना या निश्चित करने की बात आती है तो हम कोई भी वर्ड लेते हैं, अभी ऐसे नाउन लिया जाता है लेकिन मैं बेसिक से थोड़ा 2-4 मिनट लगेगा, आप समझ लो। किसी भी वर्ड के बारे में तय करना या निश्चित करना होता है तो डिटरमाइनर्स का क्या काम होता है? डिटरमाइनर्स का यूज किस तरह से लाएंगे? क्या होते हैं डिटरमाइनर्स? किस लिए आते हैं ये? तो क्या है ये? मेन रूप से संज्ञा। संज्ञा समझते हो आप? संज्ञा माने होता है इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? नाउन। ठीक है। मेन रूप से नाउन के लिए आते हैं। ये क्या करने के लिए आते हैं? निश्चित करने के लिए, तय करने के लिए। क्या? कि ये इनडेफिनिट नेचर का है, इनडेफिनिट नेचर का है कि डेफिनिट नेचर का है। कोई भी नाउन हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसके बारे में हमें ये अगर तय करना हो कि हम जिस नाउन की बात कर रहे हैं वो निश्चित है कि अनिश्चित, डेफिनेट है कि इनडेफिनिट, तब हम कैसे जानते हैं? तब हम डिटरमाइनर्स यूज करते हैं। कौन से? तो आप पहले निश्चित अनिश्चित को समझ लो, डेफिनिट इनडेफिनिट को समझ लो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि हम लोग क्या निश्चित अनिश्चित करते हैं और कौन से डिटरमाइनर यूज करते हैं। डेफिनिट और इनडेफिनिट का ये मतलब हुआ, जो मैं एग्जाम्पल से भी समझाता हूं। मैं कहूंगा ए बॉय इज कमिंग टू मीट यू। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, ए बॉय इज कमिंग टू मीट यू, और दूसरा सेंटेंस लिखते हैं द बॉय इज कमिंग टू मीट यू। ठीक है ना? होता क्या है, गलती कहाँ करते हैं हम लोग कि जैसे ही द पढ़ते हैं तो हमारा पहले से दिमाग में क्या कंसेप्ट आया है कि द माने हुआ वही, वह लड़का। कौन लड़का? तो इसके बाद का आंसर लोग अपने मन से दे देते हैं। मैं पूछूं कि द बॉय इज कमिंग टू मीट यू, ये सेंटेंस देख करके आप बताओ कि ये सेंटेंस सही है कि गलत। तो मैक्सिमम लड़के कहते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये सही है। मैं बोला बाबू कैसे सही है? तो सर इसका मतलब होता है वह लड़का आपसे मिलने आ रहा है। तो मैं पूछता हूँ कौन लड़का? तो सर वही कोई लड़का होगा जिसकी बात हो रही है। वो लड़का कहाँ होगा? आपके इमेजिनेशन में ना। सच्चाई में स्टेटमेंट तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है। ये लड़का का बात जिसके लिए हम द लगाए हैं, ये जो द बॉय हम लिखे हैं, इस बॉय को कहीं और मेंशन नहीं किया गया है ना। फिर वही लड़का मतलब कौन सा लड़का? तो जब हमारा खुद का मन से आंसर आता है और स्टेटमेंट में कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं रहता है, वहां हम गलत हो जाते हैं। द मतलब जो आप समझते हो कि वही लड़का होता है, ये वहां लिखा हुआ होना चाहिए। आपके मन से नहीं चलेगा कि वही वाला कोई होगा सर ऐसा जो उसके घर में आया होगा, ऐसा नहीं होता है। समझ रहे हो बात? कोई आया होगा, कोई पहले से मिला होगा। अगर ऐसी बात होगी तो यहाँ मेंशन रहना चाहिए कहीं आगे पीछे। कैसे? ये मैं लिख के बताऊंगा।
अगर मैं कहूं ए बॉय इज कमिंग टू मीट यू, इसका मतलब हुआ कि कोई लड़का है जो आपसे मिलने आ रहा है। यहाँ ए मतलब होता है कोई। यहाँ जो ए बॉय है इसको हम लिख सकते हैं एनी बॉय। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? ए का अर्थ एनी होता है कि ईच होता है कि वन होता है, एक होता है, वो सब मैं बताऊंगा। बस पेशेंसली खाली देखो। अगर बेसिक्स समझ गए, मैं बता रहा हूं, बेसिक्स अगर समझ गए कि ए एन और द को लिखते क्यों हैं, क्यों लिखा जाता है, ये अगर जान गए तो कहां लिखना है ये खुद ही तय कर लोगे आप। यहां ए बॉय का मतलब हुआ एनी बॉय। मतलब क्या हुआ कि कोई एक लड़का है जो आपसे मिलने आ रहा है। मैं आपको कहूं ए बॉय इज कमिंग टू मीट यू, आपसे कोई लड़का मिलने आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भले आप जानते होंगे उस लड़के को या आप भी नहीं जानते होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता है कि वो कौन लड़का है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई एक लड़का है वो आपसे मिलने आ रहा है। समझ रहे हो बात को? तो अगर हम यहां देखें कि ए का क्या मतलब हुआ, तो ए का मतलब क्या निकलता है? एनी मतलब कोई भी। अब आप बताओ कि मैं आपको कहूं कि सर कोई लड़का है जो आपसे मिलने आ रहा है, वो निश्चित हुआ कि अनिश्चित हुआ? अब ये मत कहना कि मिलने आ रहा है, तो मिलना तो निश्चित हुआ ना। निश्चित लड़का को एंगल में रख के बताना है कि जो लड़का आपसे मिलने आ रहा है उसके बारे में मैं कह रहा हूं कि कोई लड़का आपसे मिलने आ रहा है, तो कौन? राम, श्याम, मोहन, रहीम, करीम, कोई भी। पता चल रहा है कि कौन आ रहा है? नहीं। तो ये कैसा नेचर हो गया? इनडेफिनिट नेचर। और यहाँ पे द बॉय जो लिखा हुआ है इसके जगह मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूं और लिख दूं द बॉय हु हैड हेल्प्ड मी इज कमिंग टू मीट। अब दोनों सेंटेंस में अंतर को देखिए। यहाँ है द बॉय इज कमिंग टू मीट यू, कि सर वही लड़का आपसे मिलने आ रहा है। हम क्या कौन लड़का हो? तो वही लड़का। कौन वही लड़का? लिखा हुआ होना चाहिए। हमेशा ध्यान दो, अपने दिमाग से नहीं कहेंगे कि किसी दिन आपसे मिला होगा और हम भी वहां होंगे तो उसी के बारे में हम बोल रहे होंगे। आप किसके बारे में बोल रहे हैं वो आपको लिखना है। दिमाग में सोच के काम नहीं चलेगा। और दूसरा स्टेटमेंट जब देखते हैं तो क्या है? द बॉय हु हैड हेल्प्ड मी इज कमिंग टू मीट यू। कौन आ रहा है जी? सर वो लड़का जो मेरा मदद किया था ना, वही आपसे मिलने आ रहा है। ओ अच्छा अच्छा, सुरेश नहीं? हाँ सर, वही जो मेरा मदद किया था। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि कौन लड़का मिलने आ रहा है आपसे, तो वही लड़का जिसने मेरी मदद की थी। और यहाँ पे कौन लड़का है तो पता नहीं, कोई लड़का है। तो जब ए लगा हुआ है तो नेचर हो गया इनडेफिनिट, और जब द लगा दिए तो हो गया डेफिनिट। अब कहोगे द लगाने से अगर डेफिनिट हो गया तो ये वाला द में क्या बुराई थी? यही वाला क्यों सही हुआ? ये वाला क्यों नहीं सही हुआ? है ना? ये वाला क्यों सही हुआ और ये वाला क्यों गलत हुआ? गलत इसलिए हुआ कि यहाँ पे द लगाने का मेरे पास रीजन है, इसको स्पेसिफिक बनाने का, क्लियर कट करने का कि कौन है भाई। तो सर वही जो उस दिन मेरा मदद किया था। लेकिन यहाँ पे कौन है भाई? पता नहीं। तो जब नहीं पता है तो नेचर कैसा होगा? इनडेफिनिट की डेफिनिट आप ही बताओ। इनडेफिनिट नेचर होगा ना। तो यहां जब हम ए लगा रहे हैं तो इनडेफिनिट नेचर होता है, और जब द लगा रहे हैं तो डेफिनिट नेचर हो जाता है। यही डेफिनिट और इनडेफिनिट नेचर को तय करने के लिए डिटरमाइनर्स यूज किए जाते हैं। अलग अलग तरह के डिटरमाइनर्स होते हैं, है ना, जिसमें ए, एन और द भी है।
समझ रहे हो? नाउन के साथ साथ जैसे अगर आपको कहा जाए डिटरमाइनर्स कौन कौन से हैं, अगर ये सवाल आपसे पूछा गया कि डिटरमाइनर्स कौन कौन से हैं, जैसे नाउन प्रोनाउन होता है ना, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, पूछेगा प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं, आर्टिकल्स कौन से हैं, तो बताना पड़ता है ना। नाउन पूछते हैं, नाउन पढ़ते हैं तो नाउन का टाइप पढ़ना पड़ता है ना। तो अगर मैं पूछूं डिटरमाइनर्स कौन कौन से हैं, तो आप क्या कहोगे? तो डिटरमाइनर्स जब हम पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे डिटरमाइनर का मतलब समझो क्या होता है। अगर ये समझ गए कि डिटरमाइनर होता क्या है, तब आप समझ जाओगे कि क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना? अगर मैं आपको बताऊं, अगले पेज पे लेके चलता हूं, मैं कहूं बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स नो मी। अगर मैं लिखूं दिस कार इज माइन, अगर मैं लिखूं दोज आर माई हाउस, आसान आसान सेंटेंस लिखा हुआ है ना। क्या क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स नो मी, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स नो मी, दिस कार इज माइन, दोज आर माई काउज। तो मैंने क्या कहा, डिटरमाइनर का काम क्या होता है? निश्चित अनिश्चित में फर्क लाना, ये कहना, ये पता करना कि कौन सा, कितना, कब, किसका, कहां, ये क्लियर है कि नहीं है। ये दोनों चीज के लिए आता है डिटरमाइनर, ध्यान रखिएगा। तो क्लियर नहीं बनाने के लिए भी शब्द आते हैं, क्लियर करने के लिए भी शब्द आते हैं। इन दोनों नेचर के शब्दों को डिटरमाइनर कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल यहां मैंने दिया आपको, जैसे लिखा हुआ है बोथ, पता चल गया ना कौन सा, तो दोनों। कह रहा है दिस कार, दिस का यूज कब होता है? जब कार आपके सामने होगा तभी ना इशारा करके आप कहेंगे कि दिस कार इज माइन। अगर कार सामने नहीं है तो क्या आप कह पाओगे दिस कार इज माइन? नहीं कह पाओगे। कार का फोटो या खुद कार ही आपके सामने हो तब आप कह सकते हो दिस कार इज माइन। लिखा हुआ है दोज आर माई कॉज, कौन सी मेरी गायें हैं? ये सारी के सारी गायें, इशारा करके बताना पड़ेगा ना। अगर दिख ही नहीं रहा है गाय कहां पे है तो आप इसका यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो डिटरमाइनर्स जो है एक खानदान है, एक ग्रुप है, जिसमें कुछ प्रोनाउंस भी आते हैं, कुछ एडवर्ब्स भी आते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स भी आते हैं। कुछ मतलब कौन से? वे सारे जो इस कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हम बात किसकी कर रहे हैं, है ना। तो जितना भी तरह का आप डिटरमाइनर्स देख रहे हो वो सब के सब, जैसे हाफ ऑफ, बोथ ऑफ, या ए एंड द, या दिस दैट, दिज दोज, या जो पजेसिव केस बनने वाला है माई, योर, हिज, हर, आवर, या पोर्शन बताने के लिए, नंबरिंग के लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या थ्री, फोर्थ, जो भी बता रहा होता है, ये सब कुछ प्रोनाउन है, कुछ एडजेक्टिव है, कुछ एडवर्ब है। तो उनमें से छांटा गया सबको कि निश्चित अनिश्चित नेचर बताने वाला कौन कौन है, और वो एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडवर्ब सब मिला के जितना भी हुआ सबको एक घर में रखा कि इतना देखिए है, सब कुछ एडजेक्टिव है, कुछ प्रोनाउन है, कुछ एडवर्ब है, इतना सब मिल के और एक घर में आया है। इस सब का एक ही लक्षण है, क्या है? वो अलग अलग बहुत सारे लक्षणों में से एक कॉमन लक्षण भी क्या है? सबका कॉमन लक्षण है कि ये किसी भी नाउन का निश्चितता और अनिश्चितता को निर्धारित करता है। ये डिटरमाइन करता है, तय करता है कि नाउन का निश्चित
जैसा यूज हो रहा है सेंटेंस में कि अनिश्चित जैसा। निश्चित जैसा का मतलब क्या हुआ, अनिश्चित जैसा का मतलब क्या हुआ, तो चीजें लिख के बताई जाती है, कौन सा वाला, कितना, किसका, कहां, कब, कैसे, ये क्लियरली अगर बता दिया गया तो वो शब्द जो यूज किए जाते हैं इसको बताने के लिए वो सब के सब डिटरमाइनर खानदान के होते हैं। अलग अलग करेंगे अगर ग्रामेटिकल पोर्शन में तो वो प्रोनाउन निकल जाएगा, वो एडजेक्टिव निकल जाएगा, वो एडवर्ब निकल जाएगा। लेकिन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब इस सब के खानदान से कुछ को छांटा गया एकदम स्पेशल कमांडो को, जिसमें एक लक्षण होता है क्या, कैरेक्टर डिटरमाइन करना किसी नाउन का। तो उन सब को छांट के एक घर में रखे और उस घर का नाम रख दिया गया डिटरमाइनर्स। मैं उम्मीद करता हूं डिटरमाइनर्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं आर्टिकल्स पे। तो इन्हीं डिटरमाइनर्स के खानदान में 3 सदस्य हैं, ए है, एन है और द है। और संयोग देखो क्या है, ये तीनों के तीनों क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। ये तीनों के तीनों क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। जब एडजेक्टिव पढ़ोगे आप तो उसमें एक होता है, बहुत सारे तरह के एडजेक्टिव होते हैं ना, कई प्रकार के, उसमें एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है गुरु, ये होता है 2 तरह का। कैसा कैसा, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये होता है एक डिफिनिट और एक होता है इनडिफिनिट। इनडिफिनिट, ठीक है ना। तो द, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब आता है किस में जानते हो, डिफिनिट में। और इनडिफिनिट में कौन आता है, ए, एन, सम, मैनी, ये सब, ठीक है। तो आर्टिकल्स हैं क्या, आर्टिकल्स उस कैरेक्टर को कहा गया है जो द, ए और एन से मिलके बना है। मतलब जिसके घर में द, ए और एन ये 3 ही सदस्य हैं, उस घर का नाम क्या है, आर्टिकल्स। अब कहो यही तीनों सदस्य क्यों आए, और भी तो डेफिनेट इंडेफिनिट में थे। तो आर्टिकल्स का नेचर क्या होता है, आर्टिकल्स का नेचर होता है सिर्फ इस बात को डिफाइन करना, डिटरमाइन करना कि स्पेसिफिक नाउन की बात हो रही है, स्पेसिफिक नाउन की बात हो रही है या इंडेफिनिट नाउन की बात हो रही है, मतलब जिसका पहचान अभी क्लियर नहीं है। इन दोनों को तय करना होता है आर्टिकल्स का काम। तो जब द के बारे में पढ़ोगे तो ये दिस का ही, दैट का ही, और दिस का प्लूरल क्या होता है, दिज, और दैट का प्लूरल होता है दोज। तो दिस और दैट का ही फॉर्मेट है द, जान लेना आप। दिस या दैट से ही जो रस निकला है, अर्थ जो सही निकला है, उसका हम शॉर्ट फॉर्मेट कहने के लिए कह सकते हैं क्या है, द। दिज है दिस का प्लूरल और दोज है दैट का प्लूरल, ठीक है। और इधर ए एन क्यों आया, तो बाकी ए एन को छोड़ के जितने भी हैं इस तरफ, उन सारे को आप अगर देख लो तो ये सिंगुलर डिटर्मिनेशन में नहीं आ रहे होते हैं। हमें क्या लेना है, आर्टिकल्स में उन नाउन्स को लेना है जो काउंटेबल नेचर में आए और इनडिफिनिट नेचर में आए ए एन के साथ। आप कहोगे कि तब तो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन के आगे ए एन नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसका नेचर काउंटेबल नहीं होता है।
मैं अभी बता रहा हूं कि जब भी मैं पूरे सेशन में कहूं कि इसके आगे फलाना आर्टिकल नहीं लगेगा या लगेगा, तो आप ध्यान दो, आपको समझना होगा नॉर्मल परिस्थिति, आम परिस्थिति में, किसी खास परिस्थिति में नहीं। जितने भी यूजेज बताए जा रहे होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन में, एक्सेप्शनल कंडीशन में नहीं बताए जाते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में ये काउंटेबल के लिए आता है, अनकाउंटेबल के लिए नहीं आता है। और काउंटेबल को इनडेफिनिट फॉर्मेट देने के लिए सिंगुलर में, क्योंकि ये बाकी जो है इसमें और भी आते हैं इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, उसमें ए और एन के अलावा कोई कारगर नहीं है जो क्या फॉर्मेट को बता सके, जो बताएगा सिंगुलर, सिंगुलर प्लस इनडेफिनिट फॉर्मेट। इसको बताने वाला कौन है? ए और एन। और चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, आइदर सिंगुलर और प्लूरल, कुछ भी रहे, प्लस क्या रहे? डेफिनिट कैरेक्टर में रहे। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? इसके लिए यूज करते हैं द। तो आप ध्यान दो कि द का यूज सिंगुलर प्लूरल सब के लिए होता है, जबकि ए और एन का यूज होता है सिर्फ सिंगुलर के लिए। द का यूज डिफिनिट के लिए होता है, ए और एन का यूज इनडिफिनिट के लिए। इन्हीं कैरेक्टर की वजह से, अगले पेज पे देखो, इन्हीं कैरेक्टर्स की वजह से एक घर बना जिसका नाम क्या हुआ? आर्टिकल्स। इसके सदस्य कौन कौन है? ए है, एन है और द है। ये तीनों बेसिकली क्या हैं? डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर्स ग्रुप के डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कौन कौन है? ए, एन और द। जिसमें द क्या है? द डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और ए और एन क्या है? ए और एन क्या है? इन डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर है? समझ में आ गया? तो हमने अभी पढ़ा कि आर्टिकल्स क्या हैं। अब आगे कोई भी पूछे तो ए एन द नहीं बोलना है, बोलना है आर्टिकल्स। डिटरमाइनर्स खानदान के, डिटरमाइनर्स कम्युनिटी के, डिटरमाइनर्स ग्रुप के मेंबर्स हैं जो बेसिकली कैरेक्टर में एडजेक्टिव्स हैं। द को डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा, ए और एन को इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। इन तीनों को मिला करके, तीनों के कैरेक्टर जो हमने अभी एक्सप्लेन किया, उस कारण से इन्हीं तीनों को सिर्फ किस में रखा गया? आर्टिकल्स में। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब है कि यूज कैसे होता है, कहां पे हम ए का यूज करेंगे, कहां पे एन का यूज करेंगे, कहां पे द का यूज करेंगे। तो ध्यान रखना, स्पेसिफिक कंडीशंस अलग हैं। जैसे जितना भी आप लोग पढ़े होंगे अभी तक कि ताजमहल के आगे लगेगा, ट्रेन के नाम के आगे लगेगा, प्लेन के नाम के आगे लगेगा, पोस्ट पदवी जो होता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के आगे लगेगा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा के आगे लगेगा, सुपरलेटिव के आगे, सब आप जानते हो। बट एक लाइन में जान लेना, क्यों कहा गया कि गंगा नदी में गंगा के आगे द लगेगा, यमुना के आगे द लगेगा? क्यों कहा गया ऐसा? ताजमहल के आगे द लगेगा, क्यों कहा गया ऐसा? मतलब क्या है? हमें सारे नाम को याद करने पड़ेंगे? नहीं। आर्टिकल का रूल ही कहता है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज मत कीजिए। इसका आर्टिकल द का यूज प्रॉपर नाउन के पहले मत कीजिए। तो फिर कहता है, सवाल है कि साहब तब तो ताजमहल भी प्रॉपर नाउन है, राजधानी एक्सप्रेस भी प्रॉपर नाउन है,
पहला दूसरा तीसरा भी प्रॉपर सेंस में आएगा। जो है जालियांवाला बाग मसकेयर भी प्रॉपर में आएगा, इंडिया गेट भी प्रॉपर में आएगा, कुतुब मीनार भी प्रॉपर में आएगा, गंगा यमुना भी प्रॉपर में आएगा, जन शताब्दी एक्सप्रेस भी प्रॉपर में आएगा। तो आप कहते हो प्रॉपर नाउन के आगे नहीं लगा। आर्टिकल्स का रूल कहता है, रूल यूजेज में हम अब चल रहे हैं इसके आर्टिकल्स के यूजेज में। यूजेज का रूल कहता है कि अगर आप ए और एन का यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखना है किसके आगे, इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर noun that is indefinite in nature, indefinite in nature। ए और एन का मतलब क्या होता है जानते हो? ए और एन का मतलब माने मीनिंग क्या क्या होता है आज जान लो पहली बार। ए माने होता है एनी, एनी माने क्या हुआ, कोई, चाहे कोई भी, कोई भी। इसका मतलब होता है वन, माने क्या हो गया, एक, और वन माने भी होता है कोई। इसका मतलब होता है इच या पर, PER। इसका मतलब क्या होता है, प्रत्येक। सबका मैं एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगा। जैसे एग्जाम्पल से समझना आप, मैं लिखूं देयर वाज ए बॉय, मैं किस लड़के की बात कर रहा हूं कह सकते हो क्लियरली? देयर वाज अ बॉय, मैं ये लड़का कौन था पता नहीं, कोई था, बहुत सारे लड़के हैं उसी में से कोई होगा, कौन था ये मुझे क्लियर नहीं है। तो यहाँ ए मतलब क्या होता है, कोई, बहुत सारे में से कोई भी, जिसको हम क्या कहते हैं, एनी। अगर लिखा हुआ रहेगा ही अर्न्स, EARNS, अर्न्स रुपीज 50,000 ए मंथ, या पर मंथ, ऐसा लिखते हैं ना। सैलरी को हम लोग जनरली पर मंथ बोलते हैं ना, तो ये हम लिख सकते हैं ही अर्न्स रुपीज 50,000 ए मंथ, चाहे पर मंथ, दोनों बात बराबर होगा, दोनों में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ ए का मतलब क्या हो गया, पर मंथ, पर मंथ मतलब क्या हो गया, ईच मंथ, माने प्रत्येक महीना वो कितना कमाता है, तो 50,000 कमाता है। ठीक है, तो सबसे बेसिक सवाल पे मैं अभी आऊंगा और इस सवाल के साथ मैं अपना अभी सेशन एंड करूंगा और आपको ये सवाल देके जाऊंगा जिसका आपको सॉल्यूशन खोजना है, हल खोजना है। सवाल क्या है, बहुत ही प्रचलित सेंटेंस है, क्या लिखते हैं हम लोग, राम आम खाता है ना, ये हुआ एक। दूसरा, राम eats मैंगोज। सवाल क्या है, मेरे क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान से देखना। इज क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट, फिर है इज क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट,
ये अलग सवाल है, ये अलग सवाल है। फिर मेरा सवाल है, why do we use a before mango as in first question? अब आप बताओ, जब भी होता है राम आम खाता है तो ट्रांसलेशन हम क्या बनाते हैं? राम इट्स ए मैंगो। मेरा सवाल है कि अगर मैं लिख दूं राम इट्स मैंगोज, तो क्या सही होगा कि नहीं? और क्या राम इट्स ए मैंगो सही है? अगर हाँ तो बताओ दूसरा सही होगा कि नहीं? और ये भी बताओ कि यहाँ पे इस ट्रांसलेशन में राम आम खाता है वाला ट्रांसलेशन में ये जो हम आर्टिकल ए लिखे हैं, ये आर्टिकल ए किस लिए यूज में आता है, क्यों आता है और क्या यूज इसका यूज जरूरी है? इसका आंसर लेके आप अगले सेशन के वीडियो में हमसे जुड़िए। अगला सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ कहाँ ए एन का यूज करेंगे, उसका क्या मतलब होता है, कहाँ इससे बचेंगे, और कहाँ कहाँ द का यूज करेंगे, कहाँ इससे बचेंगे। ठीक है, कुल मिला के 3 क्लासेस होना चाहिए आर्टिकल्स का। बहुत ही एक्सटेंसिव रहेगा, बहुत ही प्रिसाइज रहेगा और एकदम फ्रेम किया हुआ है अच्छे तरीके से। मैं उन्हीं पॉइंट्स को टच करूंगा जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए वीडियोज को देखना, बहुत लंबे होते भी नहीं हैं, जानबूझकर 40-45 मिनट्स का ही बनाया जाता है ताकि आपको कुछ ऐसा फील नहीं हो और आपका काम भी आराम से हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।